हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे 25 एंड 26 मार्च के, जो डेली करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, यानी जो भी करंट अफेयर का रहता है, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं डेली के, उनको हम थ्रू एमसीक्यूज कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ला हु वन द 59th जनपथ अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्टेट। विनोद कुमार शुक्ला जिनको क्या मिला है, जनपथ अवार्ड मिला है, और कौन सा वाला 59th जनपथ अवार्ड मिला है। बताना है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्या वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, या फिर झारखंड से। सो राइट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। कहां से बिलोंग करते हैं विनोद कुमार शुक्ला? विनोद कुमार शुक्ला जो हैं वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिसकी कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। यहीं से वो जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इनको क्या मिला है ये भी याद रखना है, 59th जनपथ अवार्ड। ठीक है, चलिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अब ये क्या है, इनको क्यों मिला, ये सब देखना जरूरी है। ये क्या है, एक एमिनेंट हिंदी पोएट है, एज वेल एज ए राइटर है। एक कवि है, हिंदी के बारे में लिखते हैं, हिंदी पोएट है, हिंदी में लिखते हैं, एज वेल एज अ राइटर। विनोद कुमार शुक्ला जो कहां से है, छत्तीसगढ़ से हैं। इनको 59th जनपथ अवार्ड मिला 2024 में। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड द 12th हिंदी राइटर टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। वो पहले ऐसे छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं जिनको क्या मिला है, जनपथ अवार्ड मिला है। फर्स्ट छत्तीसगढ़ से पहले हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें हिंदी राइटर की, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, तो हिंदी राइटर्स को जो जनपथ अवार्ड मिलता है उनमें 12th हिंदी राइटर के हैं। ठीक है, द 58th जनपथ अवार्ड 2023 वाज अवॉर्डेड टू जगत गुरु रामभा चंद्राचार्य जी फॉर संस्कृत एंड गुलजार फॉर उर्दू। इनको 2023 का मिला था। आपने सिर्फ नाम देखते हैं, 2024 का आप याद रखें। द भारतीय जनपथ ट्रस्ट एडमिनिस्टर्स द जनपथ एंड मूर्ति देवी अवार्ड्स। द फर्स्ट जनपथ अवार्ड वाज गिवन टू, ये याद रखना है, पहला जनपथ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, मलयालम राइटर को, जो मलयालम भाषा में लिखते थे। मलयालम राइटर क्या नाम था उनका, जीएस कुरु। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में होता है, 88 ईयर्स के हैं। इन्होंने कृषि विज्ञान स्कूल से जो है वो पढ़े हैं, वहां से पढ़ाई की है। हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन, ये आप याद रख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपने याद रखना है वो कहां से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से। पहले हैं जो छत्तीसगढ़ से, उनको ये अवार्ड मिला है। एज वेल एज हिज 12th हिंदी राइटर जिनको ये मिला है। फिर आपने याद रखना है फर्स्ट जनपथ अवार्ड किसको मिला था। एज वेल एज आप एक चीज याद रखेंगे कि इनकी पहली पोएट्री कलेक्शन किसकी, विनोद कुमार शुक्ला की, उसको क्या बोलते हैं, लगभग जय हिंद। क्या है, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन लगभग जय हिंद वाज पब्लिश्ड इन 1971। आप ये नाम थोड़ा सा देख लें। ठीक है, चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेज द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान। कौन सा एडिशन, 6th एडिशन किसका, जल शक्ति अभियान का। कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। क्या है इसका नाम, इस अभियान का, कैच द रेन, क्या, कैच द रेन 2025। इस इनिशिएटिव को कहां पर लॉन्च किया गया, किस स्टेट में, आपको ये बताना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज हरियाणा, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज राजस्थान एंड द फोर्थ वन इज मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर इज हरियाणा। 6th एडिशन जो है जल शक्ति अभियान का, और क्या नाम है, कैच द रेन 2025 में हुआ। और वहां पर जो है वो किस स्टेट में इसे लॉन्च किया गया, सो लॉन्च किया गया था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 वाज लॉन्च्ड इन पंचकुला हरियाणा। स्पेसिफिकली कौन सी जगह है, पंचकुला हरियाणा में, ऑन वर्ल्ड वाटर डे। देखो इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाएंगे। सॉरी, यहां से 22 मार्च तक आएगा। कौन सा वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हर साल। वर्ल्ड वाटर डे आपने याद रखना है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और जब हम इसकी बात करें जल शक्ति अभियान का जो ये 6th एडिशन है, इट फोकसेस ऑन 148 water stressed districts across India. This was the first time the campaign was launched outside New Delhi. पहली बार नई दिल्ली के बाहर जो है किसी स्टेट में इसे कंडक्ट किया गया इस अभियान को। और बोल रहा है कि 148 स्टेट्स, या हम बोलेंगे कि 148
डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पानी की कमी रहती है, वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर इसे क्या किया गया, इस बार फोकस किया गया कि यहाँ पर भी ये सब देखना जो है वो जरूरी है। ठीक है, ये फोकस करता है इन चीजों पर कि पानी की कितनी कमी है, पानी के लिए किस किस तरह से हमें मेजर्स जो है वो लेने चाहिए वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इट प्रमोट्स वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस। आ गया यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोला कि ये क्या करता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। आपको मोटा मोटा याद रखना है, जब भी कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव आता है तो आपको क्या याद रखना है कि उसका एम क्या है। मेन तो है ना, एम तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता चल गया मिनिस्ट्री कौन सी है, आपको पता चल गया अवार्ड किसको मिला, कंडक्ट कहाँ हुई है, कॉन्फ्रेंस, समिट, जो भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका एम क्या है, पर्पस क्या है इसको लॉन्च करने का। ठीक है, सो क्या पर्पस है, टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पानी को कंजर्व किया जाए, और किस तरह से कंजर्व किया जाए, लोगों की पार्टिसिपेशन के द्वारा, लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि पानी जो है वो बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर पूछेंगे इनिशिएटिव जो है ये जल शक्ति अभियान किसने लॉन्च किया, सो ये भी आप देख लें, लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा, बट यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ साथ कौन है पार्टनरशिप में, इन पार्टनरशिप विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने भी पार्टनरशिप की है जल शक्ति अभियान के साथ, और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ, और जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया। ठीक है, और अगर आपने कैंपेन की थीम देखनी है जो 2025 का ये जल शक्ति अभियान है, इसकी थीम क्या है, तो थीम इज पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन। क्या है, आगे भी इसको इलेबोरेट किया गया है, पीपल्स एक्शन फॉर वाटर, लोग क्या क्या कर सकते हैं वाटर कंजर्व करने के लिए, टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state was the first in India to implement national e-विधान एप्लीकेशन, नेवा। पहली कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, ई-विधान ऐप जो है उसे लॉन्च किया। मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात या फिर राजस्थान। सबसे पहले कहां लाया गया है, किस स्टेट में लाया गया है, सो द राइट आंसर इज नागालैंड। कहां पर, नागालैंड। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। Yeah, Delhi became the 28th legislature in India to adopt the national e-विधान application for paperless legislative process. As we are becoming digital, जमाना डिजिटल हो रहा है, सो अब क्या हो रहा है, पेपरलेस वर्क किया जा रहा है, पेपर्स पर, कागजों पर इतना काम नहीं होकर डिजिटल, हम बोलेंगे कि जो डिजिटल आइटम्स हैं उन पर काम किया जा रहा है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि दिल्ली जो है वो 28वीं लेजिस्लेचर ऐसी बनी जहां पर जिन्होंने क्या सिस्टम अडॉप्ट करा, जिन्होंने नेशनल ई-विधान, ई-विधान मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेजिस्लेशन। ठीक है, विधान मैंने आपको उस दिन बताया था, विधान और परिषद क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोलते हैं, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, नागालैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन इन 2022। नागालैंड जो है वो 2022 में ऐसी स्टेट बना जिसने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट किया। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स and the government of National Capital Territory of Delhi on 22 March 2025. The MOU was signed in Delhi in the presence of Union Minister Kiran Rijiju and Delhi Assembly Speaker Vijendra Gupta. इसमें आपको एक और फैक्ट पता चल गया, कौन है दिल्ली के असेंबली स्पीकर, ये मैंने आपको पहले ही करवाया भी है, हमने हाईलाइट्स ऑफ द डे में किया था, कौन है, विजेंद्र गुप्ता, ये भी आपको याद रखना है। नेवा इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। किसके अंडर है ये वाला प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें हम इंडिया को डिजिटल बनाने की बात करें। डेवलप टू अचीव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन, जो मोदी का विजन है, जो पीएम मोदी का विजन है, वन नेशन वन एप्लीकेशन, उसे अचीव करने के लिए, और इसे मैनेज कौन कर रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये विधान है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री होगी वही इसको देखेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Bhadra Wildlife Sanctuary, consider the following statements. आपको क्या करना है, ये देखनी है स्टेटमेंट्स और बताना है इनमें से कौन सी सही है। The first statement says the sanctuary is known for its leopard human conflict management. भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें आपको इसकी स्टेटमेंट देखनी है कि पहला बोल रहा है ये सेंचुरी जो है ये जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है।
ठीक है। दूसरा कह रहा है द सेंचुरी इज लोकेटेड इन एमपी, दूसरा कह रहा है कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्या है? भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना ही हम बोलेंगे कि इसको जाना जाता है लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, और ना ही ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब ये कहां पर है, ये आपका होमवर्क है। भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, वेयर, आपको बताना है। ठीक है, कहां पर है भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन पता चल गया, डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन नीदर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। वन फैक्ट, वन हम बोलेंगे कि वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया की सबसे ऊंची जो है, हाईएस्ट जो है बैटलफील्ड, जो युद्ध भूमि है, बैटलफील्ड मतलब युद्ध भूमि जो है, वो कहां पर, वो कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। अब पूछ रहा है वो कहां पर है, लोकेटेड वेयर, नियर द इंडो पाक लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया पाकिस्तान का जो एलओसी है वहां पर है, उसके करीब है, और द इंडियन पेनिनसुला पर है। ठीक है, नेक्स्ट इन द सदर्न नेवल कमांड रीजन, एंड द फोर्थ वन इज इन द इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन। कहां पर है ये सबको मालूम होगा, खासकर जम्मू कश्मीर वासियों को। सो द राइट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। जो आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो राइट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है सियाचिन ग्लेशियर, सो कहां पर है? नियर द इंडो पाक लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, एक्सरसाइज इंडो कॉर्पेट, एक्सरसाइज इंडो बाइलेट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, ये तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं इंडिया और किस देश के बीच में हुई हैं? इंडिया और दूसरा कौन सा देश है उसके बीच में हुई है। ठीक है, बताइए। अगर आपको ऐसे नहीं मालूम होगा तो अब ये तीन नाम दिए हैं, यहां से तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इंडो, तो इंड रेफर्स टू इंडिया, इंडो रेफर्स टू इंडोनेशिया, सो द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। क्या है? राइट आंसर है, ये तीनों जो एक्सरसाइजेस हैं ये किसके साथ हुई हैं? इंडिया की इंडोनेशिया के साथ हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनएंडिंग गेम बुक इज रिटन बाय, द अनएंडिंग गेम, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली गेम, एक खेल, ये किसने किताब जो है वो लिखी है? विक्रम सूद, शिवशंकर मेनन, रवि शास्त्री, या फिर सलमान रुशी। सो द राइट आंसर इज, किसने लिखी है? ये बुक्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एसएससी के पेपर में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बुक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, द अनएंडिंग गेम, ये बुक लिखी गई है विक्रम सूद के द्वारा। ठीक है, आपने याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल फॉर गुड मदर्स बुक इज रिटन बाय, एक और बुक है जिसका नाम क्या है? स्कूल फॉर गुड मदर्स। ये किताब जो है वो किसने लिखी है? स्कूल फॉर गुड मदर्स, ये किताब जो है वो लिखी गई है जैस्मीन चांद के द्वारा, जैस्मीन चांद के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इन, आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री की जो नेशनल एकेडमी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कहां पर है? एचपी, यूपी, यूके, एमएच। एचपी रेफर्स टू हिमाचल प्रदेश, फिर यूपी उत्तर प्रदेश, यूके रेफर्स टू उत्तराखंड, एंड एमएच रेफर्स टू महाराष्ट्र। तो बताएं, द राइट ऑप्शन इज यूके। आप सबने ये सुना होगा। ठीक है, जो भी क्या बनते हैं, लिबासना है ना, ये जब आप सिविल सर्विसेज करते हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, लिबासना। कि हमें लिबासना में जाना हमारा एम है। सो लिबासना रेफर्स टू लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर कौन जाते हैं? जो भी जिनका आईएएस का एग्जाम जो है वो, ये सभी जो एग्जाम सिविल सर्विसेज का, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर होता है, सो उनकी ट्रेनिंग, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन वालों की जो ट्रेनिंग है, पुलिस वालों की नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की ट्रेनिंग सबसे पहले तो सभी की यहीं पर होगी, फिर उनको अलग कर दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग फिर से एक और जो है हम बोलेंगे नेशनल एकेडमी है पुलिस वालों की, वहां पर भी होती है। लेकिन यहाँ पर किसकी होगी? जो सिविल सर्वेंट्स जो एग्जाम क्लियर करके जाएंगे उनकी ट्रेनिंग की जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सी नेशनल एकेडमी है? लबास। द विंग्स ऑफ फायर बुक इज रिटन बाय, कितना आसान क्वेश्चन है और ये आपने बहुत बार इस बुक को पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने। द विंग्स ऑफ फायर बुक जो है वो किसने लिखी है?
एपीजे अब्दुल कलाम, शिवशंकर मेनन, रवि शास्त्री और सलमान रशीद। व्हाट इज द राइट आंसर? द विंग्स ऑफ फायर बुक जो है वो लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। Which country is co-hosting the maritime exercise named Ekeme with India in April 2025? अप्रैल 2025 में इंडिया के साथ कौन सी कंट्री जो है, विच कंट्री इज होस्टिंग, ठीक है, होस्ट करेगी। क्या होस्ट करेगी? को होस्टिंग लिखा है ना, मतलब इंडिया के साथ ही वो भी होस्ट करेगी। कौन सी एक्सरसाइज है? मार्टाइम एक्सरसाइज है। नाम क्या है? AIKEYME with India in April 2025. The right options are Mauritius, Mozambique, Kenya और तंजानिया। So the right answer is तंजानिया। कौन सी? तंजानिया जो है वो इंडिया के साथ मिलकर जो है वो होस्ट करेगी ये वाली एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कौन सी है? मार्टिम एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, या पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ये आप देख लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has adopted transplantation of human organs tissue act in March 2025? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने क्या अडॉप्ट किया है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। ह्यूमन ऑर्गन्स को जो इंसान के शरीर के जो अंग हैं उन्हें ट्रांसप्लांटेशन का काम जो है उसे अडॉप्ट किया गया है। और कौन सा है ये? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। ये कानून है जिसे अडॉप्ट किया गया है। अब पूछ रहा है कि स्टेट ने ये वाला कानून जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट को अडॉप्ट किया है। तेलंगाना, यूपी, ओडिशा या फिर हरियाणा। सो द राइट ऑप्शन इज ए, तेलंगाना। राइट आंसर क्या है? तेलंगाना ने इस हम बोलेंगे कि इस एक्ट को, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट इन मार्च 2025 से अडॉप्ट किया। ठीक है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा दिया है। ये एक्ट जो है 1994 का है, सेंट्रल एक्ट नंबर 42 ऑफ 1994। ये क्या रेगुलेट करता है? ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन एंड प्रिवेंट कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ट्रांसप्लांटेशन जो है की जा सकती है ह्यूमन ऑर्गन्स की, बट इन हम बोलेंगे कि बिल्कुल लॉफुल मैनर में, जिस तरह से एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, ना कि उनकी कमर्शियल डीलिंग्स की जाए। ठीक है, इस तरीके से धंधा ना चलाया जाए, ये सब किया जाए। तेलंगाना हैड इट्स ओन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। तेलंगाना का खुद का एक एक्ट है ये वाला 1995 का, बट ऑप्टेड फॉर द सेंट्रल एक्ट ड्यू टू इट्स 211 अमेंडमेंट्स। ठीक है, 2000 जो सेंट्रल वाला एक्ट था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया क्योंकि उसमें 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, तो इन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। 2011 अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड, क्या है वो? सेंट्रल वाले एक्ट में 2011 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई। टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल बॉडीज, उसके लिए नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल बॉडीज बनाई गई, एंड स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर वायलेशन। और अगर आप इस एक्ट का वायलेशन करते हैं, कुछ इस तरीके की हरकतें करते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो आपके लिए क्या होगा? स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज जो है वो रखी गई हैं, कड़ी सजा आपको दी जाएगी। द अडॉप्शन अलाउज तेलंगाना टू इन्फोर्स, और तेलंगाना ने भी 2011 की कुछ अमेंडमेंट जो इसमें हुई उसे अडॉप्ट किया है इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट, नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए। आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। देखो, नागार्जुना सागर डैम भी हमने पढ़ा था लाइव सेशन में, ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने ये स्टैटिक जीके किया था। सो नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर है? वो भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नलामला हिल्स पर है। ठीक है, आप देख सकते, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। देखो, अब ये एक फैक्ट आपको बता, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा भी है ना, नेम्ड आफ्टर नागार्जुना सागर डैम, इसके नाम पर ही उसका नाम बना है। ठीक है, इन दोनों, ये भी डैम है श्री सैलम, दोनों ही डैम्स कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, और इन्हीं दोनों के नाम पर वो बोला टाइगर रिजर्व जो है वो हम बोलेंगे इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? आंध्रा में है, और इसी के नाम पर वो पड़ा। तो आप देख सकते, इट इंक्लूड्स, आंध्र प्रदेश में और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ठीक है। गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू इट फॉर, अब देखो ये आ गया ना कृष्णा रिवर, और नागार्जुना सागर डैम भी किस पर है, कृष्णा रिवर पर है, वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। इस तरीके से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो इस डिस्क्रिप्शन से बन जाएंगे, सो आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट, which Indian state is the host of Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 1 टेनिस टूर्नामेंट, ये एक टूर्नामेंट हुआ, इसमें किस सिटी जो है, कौन सी इंडियन सिटी जो है वो होस्ट कर रही है इसको, क्या नाम है, बिली जीन किंग कप एशिया ओशियानिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट है, टेनिस का है। जयपुर, इंदौर, न्यू दिल्ली और पुणे। द राइट आंसर इज पुणे, क्या, पुणे, पुणे इन महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन, हक्की पक्की ट्राइब, कौन सी ट्राइब, देखो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। सो हक्की पक्की ट्राइब जो है वो कहाँ पाई जाती है, बिहार, कर्नाटका, ओडिशा या असम। हक्की पक्की ट्राइब पाई जाती है कर्नाटका में, कहां पर, कर्नाटका में, आपको याद रखना, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, 22 हक्की पक्की ट्राइब members from Channagiri, Devagiri, Karnataka were penalized and asked to leave Gabon due to policy changes. इनको सजा दी गई थी। The हक्की पक्की are a semi-nomadic tribe traditionally known as bird catchers. इनको किस नाम से जाना जाता है, bird catchers and hunters। ये hunters का काम कर रहे हैं, शिकार का काम करते हैं, as well as क्या करते हैं, birds को पकड़ने का काम करते हैं। They are one of Karnataka's major tribal communities. कर्नाटका में जो मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज है उनमें से एक है, ठीक है। एंड ऑल्सो लिव इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, मोस्टली नियर फॉरेस्ट, करीब किसके रहते हैं, ये फॉरेस्ट, जंगलों के करीब रहते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक कितने, 11,892 हक्की पक्की जो हैं वो कहाँ रहते हैं, मैसूरू यानी कर्नाटका में रहते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। अब आपको क्या याद रखना है, पहला ये कि ये कहाँ रहते हैं, ये तो आपको पता चल गया है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के जो है उससे रिकॉग्नाइज किया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है। देयर मदर टंग वागिरी, इनकी मदर टंग याद कर लीजिए, वागिरी इनकी मदर टंग है, ठीक है, मातृभाषा जो बोलते हैं। और इनको इज लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड बाय यूनेस्को, इंडेंजर्ड इनको यूनेस्को के द्वारा कहा गया, ठीक है। सो ये 2-3 चीजें आपने इसकी याद रखनी, क्या ऑक्यूपेशन है, कहाँ रहते हैं, इनकी मदर टंग क्या है, एज वेल एज इनको कौन सा वाला स्टेटस जो है वो दिया गया है, इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है बाय यूनेस्को। सो ये हमारे 15 क्वेश्चंस का जो 15 एमसीक्यूज का जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। सो आपने क्या करना है, जो इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिली है उसको थोड़ा बहुत एक बार देख लेना है, उससे गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।